कंप्लेन करें। केटल 1 लीटर का कि 1.5 लीटर का? क्योंकि सर उसमें जो है बेसिकली गलत जानकारी आरटीआई धारा 4 के तहत तो ये दे रहे हैं जो जानकारी, और वही गलत दे रहे हैं। पहले बात कीजिए ना, वो गलत है, आप समझ रहे हैं कि गलत है। अगर कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं जानता हूँ तो मैंने वो कोशिश करी है कि मेरी डिपार्टमेंट से पूछिए कि ये गलत किस वजह से है, तब वो कुछ जवाब देंगे आपको। आदित्य पांडे अपना म्यूट कर लें। आदित्य पांडे की तरफ से आवाज आ रही है, कौन लोग हैं जिनकी तरफ से आवाज आ रही है, कृपया आप माइक म्यूट करें, जब नंबर लगे तभी बात करें। ये महिलाओं की आवाज आ रही है, आप कृपया देखें। सुनील कुमार खंडेलवाल से आ रही है। जी सर, ओके, इनको मैं म्यूट आप कर दीजिए ना शिवानंद जी, आप कर दीजिए उनको अनम्यूट, वो म्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी सर, जैसा आपने बताया शिकायत करने के लिए, उसी के लिए मैं पंचायत राज संचालय में गया हुआ था, जो कि पूरा पंचायत दर्पण जो ये देखते हैं। नहीं, लिखित कंप्लेंट दीजिए। देखिए, जबानी जैसे शिवानंद जी भी कहते हैं और राहुल जी भी कहते हैं, लिखित करिए और लिखाई में रखिए, लिखा पढ़ी में रखिए कि भाई मैंने ये कहा, जाके ये बोला वो बोला, उससे कोई मतलब नहीं होगा आपका दोस्त। सर, ये बेसिकली इनकी धारा 4 की शिकायत की प्रॉब्लम है। धारा 4 की जो जानकारी वेब पेज में, वेब पोर्टल में शेयर की जाती है, वो सही तरीके से नहीं अपडेट की गई है और वो जानकारी सही नहीं है। इसका ये है, तो सीधे इसमें धारा 18 के तहत सूचना पहले तो एक सामान्य शिकायत ये कर दें लिखित में संबंधित विभाग को, चाहे वो पंचायत विभाग हो या कोई भी हो, और इसके बाद उस पावती के साथ आप उपाध्याय जी एक धारा 18 की शिकायत सूचना आयोग के समक्ष आप प्रस्तुत कर दें और उसमें ये सारी बातों को आप मेंशन कर दें, तो फिर संबंधित सूचना आयुक्त महोदय उसमें अपना आदेश जारी करके उनको निर्देशित करेंगे कि आप इसका अपडेट करें टाइम पर। जैसे श्री गांधी सर ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में फोर्स किया था अधिकारियों को कि वो हर एक हफ्ते में अपनी वेब पोर्टल और सारी जानकारी अपडेट करें, तो ये बेसिकली यही मामला है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने भी एक जानकारी ऐसे मांगी थी शांति धाम के विषय में। रीवा जिले के जो शांति धाम बने हुए हैं, तो उन्होंने एक लिस्ट मुझे दी है प्रिंट करके अपने वेब पोर्टल से, और उसमें जो दिनांक लिखा हुआ है वो 1900 सन 1900 का लिखा हुआ है, मतलब कई सारे में। तो मैं सोच रहा था कि 1900 में कौन सा शांति धाम बना हुआ है और कौन सी योजना आती थी 1900 में, तब तो देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था शायद। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, उस पर मैं भी उनको कंप्लेन करने वाला हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आप यही प्रक्रिया अपनाएं जी। आगे का, हाँ, आगे का प्रश्न आप लोग यदि हेलो सर, राहुल सर से मेरे को छोटी सी जानकारी और चाहिए। राज तिवारी हूँ सर मैं। सर, अभी मेरी द्वितीय अपील लगी हुई है, तो मैंने आयोग में फोन किया तो उनका वो कहना है कि आपको 10 तारीख की द्वितीय अपील का वो लगा हुआ है, 10 तारीख को आपको आना है। मैंने बोला सर मेरे पास कोई लेटर आया नहीं, तो बोलते हैं लेटर भेजेंगे आपको, लेकिन सर आज तो इतना टाइम हो गया तो अभी भी कोई लेटर नहीं आया मेरे पास में। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे को प्रेजेंट तो हो नहीं पाऊंगा क्योंकि लेटर नहीं आया। उनका कहना है कि 10 तारीख आपकी लगी हुई है, तो मेरे को अपने प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ के लिए? सर आपकी आवाज म्यूट है जी। जो जितने भी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको ना को मेरी अपील लगी हुई थी, सुनवाई लगी के लिए मैं उस दिन नहीं जा पाता। ये तमाम लैपटॉप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना लिखित में अपना प्रतिवेदन दे दीजिए कि वहाँ पर जो आपकी शिकायत है, और ये शिवानंद जी पीछे से आ रही है आवाज, म्यूट कर दीजिए सभी को। तो ये आप चाहे सूचना आयोग। श्री राहुल सर, कृपया इसको आप अपना अनम्यूट कर लें, मैंने इन लोगों को म्यूट कर दिया है। ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि जितने लोग हैं उनको ना आयोग के सामने आने की जरूरत है, अनटिल अनलेस कि उनको लगता है कि ठीक है उनके वहां रहने से वो किसी चीज को कोई पीआईओ कोई दूसरा बहाना ना बना दे और उसको तत्काल वो काउंटर करे। और ऐसी कोई जब स्थिति होती है जहां आपको पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करने की जरूरत पड़ती है, तब वहां पर आप रहिए। अदरवाइज आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो लिखित में कंप्लेन है वो आप कंप्लेन कर दीजिए। और अपीलेट अथॉरिटी जितनी होती हैं उनका काम ये है कि दोनों पक्षों को, वो लिखित में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें आप दोनों पक्षों के पॉइंट को गुण दोष के बेसिस पर आप दोनों को देखते हैं
और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नहीं जा पाएंगे और आपको ये मालूम है कि ये अपील आपकी लगी हुई है तो और आपने शिकायत की हुई है, तो आप उसमें अपना रिटर्न में, जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप राइटिंग में दीजिए। हमेशा जो भी करें आप राइटिंग में करिए। चाहे वो अपीलेट ऑफिसर, आप दोबारा शिकायत करने जा रहे हैं अपीलेट ऑफिसर के पास, तो भी वो राइटिंग में रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि डिले हो रहा है। और डिले हो रहा है किस वजह से? क्योंकि आप प्रथम अपील अधिकारी के पास दोबारा जा रहे हैं और इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये डिले जो है ये वहाँ जस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि आपको बोला गया था और प्रथम अपील अधिकारी ने ही बोला है आपको कि आपकी शिकायत का, जो भी आपकी शिकायत हो गई है उसके बाद, उनके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद भी शिकायत है, तो उसका निराकरण वो करना चाहते हैं, वो करेंगे। तो इसीलिए आपको डिले हो रहा है, तो ये चीज आप राइटिंग में लेकर आइए। हेलो, मेरा एक सुझाव है सर इसमें कि जो एप्लीकेंट्स को ऐसा है कि नहीं जा सकते और आजकल नहीं जा सकते, ये हकीकत है, वो लिख के भेजें कि हमें फोन पे या व्हाट्सएप पे हमारा हियरिंग किया जाए, क्योंकि ये बहुत महत्व का है। अगर पीआईओ कुछ कहता है जो गलत है या जिसके सामने कोई आर्गुमेंट करना है, तो वो हियरिंग में ही हो सकता है। और मेरा तो सुझाव ये है कि हम महाराष्ट्र में भी शुरू करवा दिए, मध्य प्रदेश में भी हियरिंग व्हाट्सएप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑफर करें, ताकि लोग अपनी बात रख सके आए बिना। लोग बुलाते ही क्यों हैं? कंप्लीटली एग्री विद यू सर। ये जो सर, मैं मदन गोपाल तिवारी, एक ये पंच परमेश्वर ऐप की जो बता रहे थे, तो इसमें मुझे एक चीज कहना है कि सर उसमें आय व्यय की पंजी इसलिए नहीं संधारित हो रही है क्योंकि पहले इसमें पंच परमेश्वर ऐप से वो पेमेंट होता था, बाद में इनने एक नया सॉफ्टवेयर वो कर दिया, प्रियल सॉफ्टवेयर। अभी एक तीसरा भी सॉफ्टवेयर वो कर दिया है, ग्राम स्वराज। तो पहले जो होती थी उसमें सब सही एंट्री होती थी, तो कुछ लोग उसमें वो पासबुक में तो दिखता है, लेकिन आय व्यय वाले पंजी में रिपोर्ट में दिखेगा प्रियल सॉफ्टवेयर में और ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर में। मतलब ये दो अलग अलग जगह कर दिया है, तो जो लोग तीन जगह कर दिया, तीन जगह। पहले शुरू में प्रिया सॉफ्ट में कर दिया, इसके बाद फिर अभी कर दिया है ग्राम स्वराज में। जी जी सर। ये जो आप ई ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, इसको भी मैंने चेक किया था, और इसमें जो है ई ग्राम स्वराज में अभी इस तरह का अपडेट नहीं रहता है। चाहे वो ई ग्राम स्वराज हो आपका, चाहे कोई भी हो, अपडेट नहीं रहता है। एक यूजुअल हैबिट है ये करने की, तो निश्चित तौर पर ये इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ये अपडेट नहीं करते हैं, चाहे प्रिया साहब की बात करें, अकाउंटिंग ऑनलाइन, चाहे प्लानिंग ऑनलाइन, कई सारे इनकी वेबसाइट्स हैं और सब में यही चल रहा है, ये अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो रेगुलर ड्यूरेशन में अपडेट करना चाहिए और आप लोग वही करिए। पहले तो संबंधित विभाग को लिखिए, क्योंकि सर लोगों ने भी कई बार मार्गदर्शन कर दिया है, और फिर इसके बाद उसकी पावती लेकर के आप सीधे आयोग के समक्ष धारा 18 के तहत, और ऊपर लिखिए धारा 4 के तहत बाध्यता जो है उसको, बाध्यता को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, धारा 4 की बाध्यता, तो उसको आप ऐसा करके, ताकि आयोग के सीधे समक्ष में प्रस्तुत हो जाए कि ये धारा 4 का मामला है, और आप लोग ये प्रस्तुत करिए, उसमें से निर्देश जारी होंगे। जी हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। हेलो हेलो। हाँ, एक जन ही बोले, दो जन ना बोले। जी जी, मैं सुनील खंडेलवाल, गिरिडीह, झारखंड से। जी खंडेलवाल जी बताएं सुनील जी। जी सर, मैंने एक आरटीआई ऑनलाइन लगाया था पीएम केयर्स फंड के बारे में, कि ये फंड को बनाने के लिए किसकी सहमति से इसको बनाया गया है, कोई कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है इसके संबंध में, ये फंड में किन किन लोगों का योगदान रहा है, इस फंड का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, इस प्रकार के कुछ सवालात किए थे। इसके जवाब में पीएमओ से मुझे जवाब आया कि धारा 2H के तहत ये देने के लिए हम लोग बाध्य नहीं है। इसके जवाब में मैंने प्रथम अपील लगाई और उनको कहा कि ये धारा 2H1D और 2 के तहत ये देय है, इसलिए कृपया मुझे वांछित समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। लेकिन मेरी प्रथम अपील पर लगभग 2 महीने तक कोई भी जवाब नहीं आया, तो मैंने एक द्वितीय अपील फाइल की।
द्वितीय अपील जब मैंने फाइल की तो एक मैसेज आया मेरे को कि आपकी द्वितीय अपील को रिटर्न किया जा रहा है। जब कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का इसमें ऑर्डर संलग्न नहीं है, इसलिए आपकी द्वितीय अपील को वापस किया जा रहा है। और तत्क्षण ही एक जवाब आता है पीएमओ से, उसमें फिर उन्हीं सब बातों को दोहराया गया कि धारा 2H के तहत आपको कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती है। और मेरे द्वारा जो यह लिखा गया था कि 2H1, 2 और D के तहत दे है, इस बात को उन्होंने गौण कर दिया। अब मुझे लगता है दोबारा से फिर मैं द्वितीय अपील करूंगा, लेकिन द्वितीय अपील का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा है। 2 साल 2.5 साल में तो नंबर आता है, कब सुनवाई होगी तब तक तो सारे मैटर ही ठंडे हो जाते हैं। तो इस संबंध में कुछ मुझे बताएं सर। शैलेश गांधी जी ने इस पूरे इशू को, मुझे याद है, बहुत अच्छे से उन्होंने उठाया है और इसको परस्यू कर रहे थे। तो मैं गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें। देखिए, पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी है 2H के तहत, क्योंकि D1 में बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड या सब्सटेंशियली फाइनेंस शब्द है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट से। प्रधानमंत्री इस देश के और 3 मिनिस्टर्स एक्स ऑफिशियो जिसके ट्रस्टी हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हम अनऑफिशियल काम कर रहे हैं। ये तो गलत हो जाएगा, बड़ा लांछन हो जाएगा पीएमओ पे और मंत्रियों पे कि वो प्राइवेट काम कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता है। मगर ये बात सही है कि वो पीएम केयर का फंड इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी अल्टीमेटली। सर उसके पहले इसका निराकरण ही नहीं होगा। बेसिकली ऐसा मामला ही है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के मेरे हिसाब से ये बदमाशी है कि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में और निर्णय लेने में 10 साल तो कम से कम लग जाएंगे। जी जी बिल्कुल, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मगर ये ऐसा मामला है जिसमें आप कोशिश करें, बट कुछ मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। पीएम ऑफिस कानून को तोड़ रहा है, कानून की अवहेलना कर रहा है। जी जी। अच्छा, हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? एक चीज और थी सर, मैंने आपदा प्रबंधन विभाग को भी एक आरटीआई लगाई थी। उसमें मैंने जानकारी चाहिए थी कि आप ये कोरोना बीमारी से जो लोग त्रस्त हो रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई है। अगर कोई कोरोना बीमारी से पीड़ित है और उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युपरांत उसको कितने रुपये देने का मुआवजा है, इसी संबंध में 5-7 बिंदुओं पर मैंने सूचना मांगी थी। साथ ही मैंने अपने आरटीआई आवेदन में यह भी लिख दिया था कि यदि सूचनाएं किसी अन्य विभाग से संबंधित हो तो मेरे सूचना आवेदन को धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में हस्तांतरित करें, ताकि समस्त वंचित सूचनाएं मुझे ससमय प्राप्त हो सके। इसके जवाब में मुझे कहा गया कि आपकी सूचनाओं से संबंधित कोई भी दस्तावेज हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। यह कहकर मेरे आरटीआई आवेदन को निरस्त कर दिया। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे सर, कुछ मार्गदर्शन आप लोग। मेरा ये कहना है कि इसमें एक्ट बहुत क्लियर है। आप अगर 6(3) नहीं भी लिखते, आपने लिख दिया। एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप 6(3) का उल्लेख करेंगे अगर आपकी सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है जी। और ये अधिकतर मैंने देखा है कि लोक सूचना अधिकारी जो है अपने स्तर पर जो दूसरे विभाग की बिंदु होती है उसको खारिज कर देते हैं, कहते हैं दूसरे विभाग से संबंधित है, और बाकी बिंदु जो जानकारी उनके विभाग से होती है वो दे देते हैं जी। तो इसके लिए किसी भी अपीलकर्ता को लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये लोक सूचना अधिकारियों को समझने का विषय, उनके लिए समझने का विषय है कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अलग से इसका उल्लेख किया जाएगा कि ये जानकारी को इसको इंटरनल जो ट्रांसफर होता है अंतरित किया जाए। तो यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल साफ है कि 5 दिन के अंदर उसको अंतरित करना है, और यहाँ उनकी तरफ से इन्होंने इसकी अवहेलना की है। और आप इसमें प्रथम अपील लगाएं और इसमें ये आप मैटर रखिए कि इनके द्वारा 6(3) की अवहेलना की गई है,
और उसके बाद आप द्वितीय अपील में फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाइए और उसकी शिकायत करिए। मुझे एक बात इसमें कहनी है जी, भास्कर प्रभु जी का स्वागत है जी सर। मुझे एक बात कहनी है कि इस आरटीआई एप्लीकेशन में पीआईओ ने बताया कि इसके बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं है। जो जैसे अभी एप्लीकेंट ने पूछा है कि कोई अगर डेथ होती है तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रावधान की है, तो उसके बारे में पीआईओ ने तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरे पास इसके बारे में कुछ सूचना नहीं है। और जब यानी दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एन इन्फॉर्मेशन। सो मुझे लगता है कि पीआईओ ने बहुत बड़ी गलती की करके नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास इसके बारे में नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा है कि उनके पास इसके बारे में नहीं है। अभी दूसरी जो बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के अधिकारियों, दूसरे अधिकारियों से या इस एप्लीकेशन को वे डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस या जीएडी को भेज सकता है, इतना कर सकता है। लेकिन जवाब तो उन्होंने दे दिया, उनके पास कोई सूचना नहीं है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ पीआईओ को एकदम गलत ढंग से जवाब दिया, ये नहीं बोल पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है। शैलेश जी कुछ कहना चाहेंगे? ये गलत है। क्लियर कानून लिखा है कि अगर दूसरी पब्लिक अथॉरिटी, देखिए कानून ने ये लिखा है 5(4) के तहत असिस्टेंस ले और दूसरी पब्लिक अथॉरिटी है तो 6(3) में ट्रांसफर करें। वापस देने को कमीशन पीआईओ को कोई अधिकार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है, उसको वो डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए जहां डिपार्टमेंट में है। अनलेस इट इज इम्पॉसिबल कि वो सोच ही सके कि कौन सी डिपार्टमेंट है, कुछ भी ना समझ आए तो उसको ये कहना चाहिए। मगर जहां तक कानून है, कानून का प्रावधान बहुत क्लियर है, आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना चाहिए। ये जवाब गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। मेरा कहना मतलब यही है कि सूचना उसके पास नहीं है। say for example, just for example, the words आरटीआई एप्लीकेशन, भास्कर जी आप गलत चीज को सही कह रहे हैं। जवाब दे दीजिए नहीं, उसको ट्रांसफर, हाँ वो ये लिख के दे मेरे पास नहीं है, मैंने इसको ट्रांसफर किया, ये ठीक है। हाँ, ट्रांसफर किए बिना अगर वो कह दे कि जवाब नहीं है तो गलत है। अगर भास्कर जी अगर हम इसको एडमिट कर लें, ये आंसर इन हिज ओन राइट्स वो सही है, तो फिर क्या होगी, एक अव्यवस्था हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडमिट करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास ये सूचना नहीं है। आर्ग्यूमेंट we are debating. Say for example, I am a devil's advocate at present. I am telling you that this is for a debate. I am just telling you that he has given an information that I do not have this information. Now, what is the contention? My contention, my direct question to the devil advocate would be, I mean, but you are sitting there, like, I mean, since you are there, you are the PIO, you should know, like, information कहाँ पर होगी, ये आपका काम है, आपको निकाल के देना है। और इसी डर की वजह से ही सर मैंने वो लाइन लिखी थी कि अगर आपसे संबंधित नहीं है, किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो धारा 6(3) में इसको आप हस्तांतरित करें। अच्छा, एक खंडेलवाल जी, आप एक बात बताइए, क्या ये जानकारी आपको पता है कि किस विभाग में हो सकती है? मतलब आप ये आपदा प्रबंधन विभाग से ही रिलेटेड होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मैंने लगाया था इसको। तो मेरे ख्याल से तो यही दो विभाग में शिवानंद जी, ये कई बार सवाल आता है कि सिटीजन को पता करना चाहिए। अरे सरकारी अमलदार को जब पता नहीं है तो सिटीजन को कैसे पता चलेगा? कई बार सरकारी अमलदारों को भी पता नहीं होता है, तो फोन करके दूसरी तरफ से पता करें। ये जिम्मेदारी दी गई है पीआईओ को, ये कानून जिम्मेदारी पीआईओ को दी गई और कानून का ये प्रावधान है। इसमें मेरे हिसाब से कोई ये नहीं हो सकता कि नहीं, अरे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और इस मुद्दे पे जब हम करते हैं तो गोल गोल घूमते रहने पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। इसी में एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें बता दिया गया कि 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट में 2 पॉइंट का दे दिया कि हाँ ये जानकारी है, तीसरे पॉइंट का और चौथे पॉइंट का लिख दिया
ये उस विभाग से संबंधित है, कृपया उस विभाग से जानकारी प्राप्त करें। क्या ये इसमें अगर इसमें प्रथम अपील करनी चाहिए तो किसके पास करनी चाहिए, ये क्या सही है क्या गलत है? प्रथम अपील ही उसी पीआईओ के फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी को करनी चाहिए कि भाई उसको ट्रांसफर करना चाहिए था 3 और 4, उसकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई नहीं हो सकती। यस यस ऑफ कोर्स इट्स करेक्ट, उन्होंने ट्रांसफर करना चाहिए, सेक्शन 5 के तहत फॉरवर्ड करना चाहिए उस चीज। उसमें ये क्वेश्चन तो नहीं उठेगा भाई हमने तो जानकारी दे दी है? नहीं हो सकता, डीम्ड पीआईओ बनाना चाहिए। फाइन। हाँ, एक शैलेंद्र तिवारी जी हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, आप अपना पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अनम्यूट कर लीजिए पहले वो। हेलो, फिंगर से आप अनम्यूट कर लीजिए। एक क्रॉसिंग लाइन आपके दिख रही है माइक में, उंगली से उसको टच करिए आप। हाँ, अब आप बोल पाएंगे। नहीं, फिर से उसको करिए। हाँ, आप ठीक है। आपका प्रश्न क्या था? आपका सहकारिता विभाग से है कुछ, आप शायद सेल्समैन है, क्या कुछ है आपका, बताएं सर, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं शैलेंद्र कुमार तिवारी बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं, आप बताइए, बस बताते जाइए। शैलेंद्र तिवारी, मैं सेवा सहकारी समिति मर्यादित लाल गांव में पदस्थ हूँ। 3 वर्ष से सर वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो वेतन नहीं मिल रहा? जी सर। इनका वही सेल्समैनों की पेमेंट के विषय में जो हमारा एक आरटीआई भी है पूरे जिले की, मैंने जानकारी मांगी थी, और सहकारिता विभाग ने और सहकारी बैंक ने उसका बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया है और काफी घुमा दिया। उसकी द्वितीय अपील भी आपके समक्ष है। इन्हीं लोगों की बातों को लेकर के ही वो लगाया गया है। इनके ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इनका पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो इसका क्या समाधान है? अभी स्वयं भी एक व्यक्ति है। ये क्या आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भी ये कंप्लेन की थी इसकी? जी सर, मैं कलेक्टर के प्रबंधक को भी दिया, आवेदन दिया हूँ। नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार आवेदन किया हूँ सर। नहीं, वे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप माइक के सामने, पहली बात तो आपको ईयरफोन लगाना था, पर कोई बात नहीं, यदि आप नहीं लगाए हैं तो जो भी 1 आध मिनट की आपकी बातें हैं आप उसको आप बोल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पास में ऐसे आकर के बोलिए ताकि वो स्पष्ट समझ में आए। जी, आपके पेपर देख रहे हैं, वो पेपर आप बता दें, क्योंकि वो अपन देख नहीं सकते यहाँ पे कोई भी, बस आप इंगित कर दें कि हाँ हमने दिया था, बस आप पास से बोलें। जी सर, मैं कलेक्टर को आवेदन किया हूँ, माननीय डीआर साहब जी को भी आवेदन किया हूँ। 3 वर्ष से वेतन आपने डीआर को कर दिया, नहीं दिया जा रहा। क्या होता क्या है, आप डीआर ऑफिस में जैसे आप वहीं से इंफॉर्मेशन अगर मांगते हैं तो उसको ये लाइफ एंड लिबर्टी का भी मैटर है। नहीं मिलना, आपका घर कैसे चलेगा? सर, कोरोना के कारण बहुत परेशानी है सर। हाँ, तो उसमें आप अपना 48 आवर्स में इसमें लगाइए, और आप अपना इंडिविजुअल जो है, आपका लाइफ एंड लिबर्टी वाला मैटर है, आप इसको आयोग में यहाँ पे भेजिए, तो हमारे पास भेजिए इसको 48 आवर्स में आपका निराकरण इसको कर दीजिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और हमारे बीच में अंशुमान शर्मा सर जुड़ चुके हैं आज, जिनकी एक मीटिंग भी होने वाली है 5 बजे से, जिसमें सर आप भी एक विशिष्ट अतिथि रहेंगे। अंशुमान शर्मा सर, आपका स्वागत है। और हाँ, और अन्य जो भी प्रश्न आप लोगों के समक्ष हैं कृपया आप बताएं, सहकारिता से संबंधित या अन्य। हेलो सर, नमस्कार। सर मेहुल गोदारा बोल रहा था। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कितनी पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है आरटीआई में, क्योंकि कुछ संस्थाओं को अंश पूंजी जैसे 10 साल या 15 साल पहले दी गई, उसके बाद कोई निवेश नहीं किया गया। इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि आप जानकारी कितनी पुरानी मांग सकते हैं। अगर वो रिकॉर्ड में उपलब्ध है तो उसको दिया जाएगा। कई बार पार्टीशन के समय की जानकारी जो है, दिल्ली में पार्टीशन के समय जो उस समय मकान जो अलॉट हुए थे, प्लॉट्स अलॉट हुए थे,
जानकारी अभी मांगी जा रही है। तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो जानकारी उसको प्रोवाइड करते रहते हैं, देते रहते हैं समय समय पर। सर ये कैसे पता लगेगा कि ये जानकारी इनके पास है या नहीं है? क्योंकि वो तो ये कह देते हैं कि जानकारी संधारित नहीं है कार्यालय में, बहुत पुरानी हो गई है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने समय तक रखना ही होगा जानकारी को? ये रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, वो आपके, अगर आप राज्य में रहते हैं तो आपके राज्य सरकार हर विभाग का अपना एक नियम होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का नियम होता है जी। तो रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी जानकारी कब की, आप उनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस आरटीआई के तहत मांग लीजिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस कॉपी लीजिए, उसको पढ़िए, उसमें लिखा होगा साफ साफ कि ये जानकारी कौन सी जानकारी कब इन्होंने, और तमाम उसमें ये भी रहता है कि अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्ड उन्होंने स्पेशल कमेटी बना करके उसको डिस्ट्रॉय भी किया है तो उसकी भी जानकारी उसमें रहेगी। वो साथ में सर्कुलर भी निकालते रहते हैं समय समय पर। तो आप इंस्पेक्शन की सारी लिस्ट निकलवा सकते हैं, उसमें कमेटी ने क्या उसमें निर्णय लिया है वो सब आप देख सकते हैं, और उसके तहत ही रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। रिकॉर्ड अगर अदरवाइज जो पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट जैसे है उसमें अगर उसमें तो प्रोविजन भी है कि 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है, 10,000 रुपये जुर्माना का प्रोविजन है, या दोनों का प्रोविजन है, दोनों लग सकते हैं। अगर लॉस भी होता है या डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है, रिकॉर्ड अगर नष्ट हो गए हों किसी की अभिरक्षा में, और वो लेकिन किसी ऑफिसर की कस्टडी में हुए हैं, तो डेफिनेटली उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस रिकॉर्ड के बारे में, वो जवाब दे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं है। जो अगर सेंटर के रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें तो और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और स्टेट के भी अपने अलग पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स उन्होंने बना के रखे कई स्टेट्स में। जी, तो सर संबंध विभाग से ही मांगी जाए? हाँ, संबंधित विभाग का ही रिकॉर्ड रूल्स रहता है, उनका हर विभाग का अपना रूल्स होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में 6 महीने में वो मार्कशीट से संबंधित जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं, और किसी में वो 1 साल तक रखते हैं, कई जगह 3 साल तक रखते हैं। तो सब यूनिवर्सिटी के भी अपने अलग अलग रूल्स हैं। यहाँ पे एक शुभम जैन भी एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, आपने क्या? उसको स्पष्ट वो बताना होगा, उसको ये स्पष्ट बताना होगा अगर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करते हैं तो पब्लिक अथॉरिटी का ये फर्ज है कि वो आपको बताए, उसमें लिखित में दे कि ये रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, इस सर्कुलर के तहत नष्ट कर दिए गए थे, ये रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए उनके जवाब में। ये गलत है कि संधारित नहीं है, संधारित नहीं से क्या आशय निकालेंगे? मतलब वो है नहीं, ये तो हम उसको ये मानेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रिकॉर्ड। जी सर, धन्यवाद। हाँ, ये शुभम जैन जी, क्या आप प्रश्न पूछ रहे थे? आपने जनपद पंचायत में आरटीआई लगाया था, फिर आपने अपील जिला पंचायत में की है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जब भी आप जनपद पंचायत में आरटीआई लगाएंगे, आप लोग ध्यान रखें, तो उसका जो प्रथम अपीली अधिकारी होता है वो जनपद पंचायत में ही होता है। ज्यादातर जो प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं वो उसी कार्यालय में, मतलब जो बड़ा कार्यालय इस तरह से होता है, उसी कार्यालय में ही रखे जाते हैं। तो आपने जो जिला पंचायत में लगाया था आरटीआई, और उन्होंने आपको ये जवाब दिया है, प्रथम अपील जो लगाया था उन्होंने ये जवाब दिया है कि आपको जनपद पंचायत में जाना है, तो बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया है। अब आप उस आवेदन को यद्यपि वो फॉरवर्ड भी कर सकते थे जनपद पंचायत में, आपने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, लेकिन ठीक है उन्होंने नहीं किया, तो आप ले जाकर के उसकी प्रथम अपील उनके पत्र के साथ आप कर दें कि आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आपने जिला पंचायत में लगाया था, और आपने प्रथम अपीली अधिकारी का नाम भी नहीं बताया था। पीआईओ को आप कह सकते हैं कि आपको प्रथम अपीली अधिकारी का नाम बताना चाहिए था, पता बताना चाहिए था उसका। ये सब आपने साझा नहीं किया हुआ है। धारा 4 की 17 पॉइंट जो मैनुअल होते हैं उसके अंतर्गत आप उसका वायोलेट किए हुए हैं, इसलिए हमारी गलती की वजह से हम जिला पंचायत में चले गए और हम ये आपको प्रथम अपील कर रहे हैं इस तरह से। इसमें वनन जी सही कह रहे हैं। मेरे पास कई आरटीआई ऐसे आती है जहाँ पे फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर गलत लगा दिए जाते हैं, तो उसमें हम उसको अमान्य नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट अपील उसको ये नहीं मानते कि फर्स्ट अपील हुई नहीं है। हम तो मान के चलते हैं कि ये पीआईओ की ड्यूटी होती है, क्योंकि धारा 783 क्या कहती है, धारा 783 जो है उसमें स्पष्ट रूप से पीआईओ को प्रथम अपीली अधिकारी की जानकारी देनी होती है, और ये उसका काम है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, उस वजह से अगर एप्लीकेंट गलत जगह उसमें फर्स्ट अपील फाइल कर रहे, तो ये एप्लीकेंट की गलती नहीं है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, इनफैक्ट मैं तो उसको कंसीडर करता हूँ अपने इसमें, और उसमें बकायदा उसको पीआईओ को फिर धारा 783 के लिए भी उसमें दोषी मानता हूँ कि आपकी वजह से इसमें गलत अपीलेट प्रोसेस जो है पूरा वो
चल नहीं पाया, फर्स्ट अपील हो नहीं पाई, उसके लिए आप ही दोषी हैं। और कायदे से कुछ जो फर्स्ट अपील अथॉरिटीज जो थोड़े से सजग रहते हैं तो वो उसको सही जगह उसको ट्रांसफर भी कर देते हैं। अच्छा, और एक छोटा सा सुझाव है जी कि हम लोग ये सजेस्ट करते हैं लोगों को कि जब पीआईओ ने नहीं दिया है तो उसको ही पहली अपील भेजिए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी केयर ऑफ पीआईओ करके, और नीचे लिखिए कि कानूनन आपको मुझे देना चाहिए था इंफॉर्मेशन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का, आपने नहीं दिया है तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ये पहुंचाएं। ये भी एक तरीका हम लोग निकालते हैं कई बार। जी, बहुत बढ़िया तरीका है ये। इनफैक्ट इसको जो लोग हैं यहाँ पर वो सुन रहे हैं तो वो इसी को आए आप लोग अपने, जब भी आप फर्स्ट अपील अगर आपको नहीं मालूम है, आप लोग कंफ्यूज हैं, और ये सिर्फ इतने कंफ्यूजन है कि पीआईओ ने इसको गलती की है, पीआईओ ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है। ये शैलेश गांधी जी का बहुत अच्छा सजेशन है कि आप पीआईओ को लिख करके दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आपके द्वारा आपने नहीं बताया मुझे, में आप बात थे मुझे बताने के लिए कि इसमें प्रथम अधिकारी कौन है, नहीं बताया, इसलिए मैं आपको ही भेज रहा हूँ और ये प्रथम अपील मान किया जाए और उसको ट्रांसफर किया जाए प्रथम अधिकारी को। ये बात हम ये बहुत टाइम से हम महाराष्ट्र में सभी को बोलते हैं कि जब पीआईओ जवाब देता है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का डिटेल नहीं देता है, तो ये जो शैलेश गांधी ने जो बात कही तो वैसे ही हम कैंपेन करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो भी पीआईओ जवाब देता है तो उसके पत्र में पहले तो उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और उसका डिटेल होना कंपलसरी है। ये डीओपीटी का सर्कुलर है और सभी चीफ सेक्रेटरी को भी ऐसे सिमिलर सर्कुलर निकालने के लिए डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने देखना चाहिए कि जब भी पत्र आता है, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, जब भी पीआईओ का जवाब आता है तो आपने देखना चाहिए कि ऑफिस का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर विथ एक्सटेंशन और ईमेल आईडी। मैं तो इतना कहता हूं कि अगर सरकार उसके मोबाइल का खर्चा दे रही है तो मोबाइल का कॉन्टैक्ट भी देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। तो हम अगर इसको इंसिस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब भी एडिशनल चार्जेस के डिटेल जो देते हैं वो सिर्फ बोलते हैं कि भाई आपने 200 रुपया भरना, 500 रुपया भरना, ऐसा नहीं रहना चाहिए। उसका डिटेल चाहिए। 100 पेजेस मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपीज़। अगर सीडी के में देना चाहिए तो सीडी की क्या कॉस्ट होगी। अगर वे उनको कहाँ एप्लीकेंट को बताना भी चाहिए उन्होंने पैसे कहाँ भरने हैं। अगर डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या पोस्टल ऑर्डर की इससे अगर पेमेंट कर सकते हैं तो करने की जो सुविधा है तो उन्होंने वो भी डिटेल देना चाहिए कि किसके नाम पे ये पेमेंट का ड्रॉ करना चाहिए, यानी चेक किसके, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे लिखना चाहिए। ये सब जो डिटेल हैं उनको जब इंफॉर्मेशन देने के लिए डिटेल दिया जाता है, ये सब आना चाहिए। ये इसका इंसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सर्कुलर भी निकला है और इंफॉर्मेशन देते समय स्टैम्प मार के देना है और स्टैम्प का भी फॉर्मेट डीओपीटी ने पब्लिश किया है। और जो सुन रहे हैं जरा कुछ व्यक्ति जो हैं उनका नाम नहीं बताया और सो के सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीकर को जरा अच्छा नहीं लगता है। तो सोए हुए जो हैं वो सब प्लीज बैठ के सुनिएगा। मुझे लगता है 780380 अच्छा नहीं लगता है। दिस इंसल्ट टू दी प्रोटोकॉल पीपल हु आर सिटिंग हियर प्लीज। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मतलब एक ऐसी मुद्रा होती है जिसमें आप बैठ के सुन रहे हो, सामने वाले को ये समझ में आए, तो हम भी जब आपसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार हमने आपको बताया हुआ है। और आप लोग अपना नाम स्पष्ट लिखा करें। जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमारे सामने नंद किशोर सैनी जी हैं, बहुत अच्छा आपने नाम लिखा हुआ। इसी के आगे थोड़ा सा आप ये लिख देते सर कि आप कहाँ से हैं, इस तरह से। जैसे सूरज गिरी ऑफिशियल, सूरज गिरी साहब हैं, बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे अपने शहर का और प्रदेश का नाम लिख देते आगे थोड़ा सा। तो ये जो आप लिखेंगे तो हम सीधे आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, आपको हम समझ पाएंगे कि आप कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगली बार आप लोग जरूर कर लें। और मतलब एक निश्चित मुद्रा में बैठ करके थोड़ा सा सुना करें आप लोग। और जब आपको ऐसा ना करना हो या आपको कहीं जाना हो या ना सुनना हो तो आपको अपना माइक म्यूट कर दिया करें उसको, और साथ में अपना वीडियो भी क्रॉस कर दिया करें। तो कम से कम आपकी फोटो दिखे या ऐसा कुछ समझ में आए, मतलब ऐसा ना समझ में आए कि आप सो रहे हैं। थोड़ा सा
पार्टिसिपेशन उनका अच्छा नहीं बन पाता। जी, आगे का प्रश्न आप लोगों के समक्ष कोई भी है हेलो तो कृपया आप लोग सर, अपना डाउट्स नमस्कार रखें। सर, जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बताएं। हाँ हाँ सर, एक आरटीआई हमने सर बिजली विभाग में लगाई थी, तो सर वो हमको मना कर रहे हैं कि हम ये दूसरे का पत्र नहीं दे सकते आपको। और दूसरी बात है सर, वो अपील लेने से भी मना कर दिए, अपील भी नहीं ली गई हमारी। फिर हम वहां गए, मतलब आवक जावक में वहां भी हमारी अपील नहीं ली गई। तो सर इसमें क्या करें? मुझे लगता है कि आपकी अपील अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपने एक ही स्पीड पोस्ट में भेजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजिए, और कल सेक्शन 18 के तहत आप कमीशन में उस चीज का कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया गया करके। उपाध्याय जी, आप कई बार जुड़ भी चुके हैं हमारे इस मीटिंग से और कई बार ये बातें आ चुकी हैं। तो जब भी आप लोगों के साथ ऐसी कोई वारदात हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब नहीं दे रहा है, आपको घुमा दिया है या आपका आवेदन नहीं ले रहा है, थोड़ा सा मोबाइल का यूज करें, उसकी रिकॉर्डिंग एक बना लें 1 आध नहीं मिनट वो की, आधे सर, मिनट की, वो सब और कुछ है हमारे पास। हाँ मतलब तो उसको आप वो सीडी मना बना की, करके पूरा वो सुनिए। जी नहीं ठीक है, अब सुन लीजिए ना, आप बात को, आप एक सीडी बना लीजिए, सीडी बना लीजिए, उसमें से सारे वीडियो डाल दीजिए इस तरह से, और एक लेटर धारा 18 की शिकायत बिंदुवार की, हम इस दिनांक को ऐसे गए, यहाँ पे इनसे मिले, इन्होंने लेने से मना कर दिया, इन्होंने ये कहा, इसका संलग्न वीडियो है, आप धारा 18 की तहत शिकायत भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं आयोग के समक्ष में। और उसकी यदि उन्होंने नहीं लिया है, हाँ नहीं लिया है उन्होंने, तो आप चाहें तो आप एक प्रथम अपीलीय आवेदन स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। इधर का भी आपका काम चलता रहे, उधर भी आप कर दीजिए, आपके पास प्रूफ है, आप बात बोल दीजिएगा बाद में जी, हमने वीडियो है मेरे जानकारी पास। जानना चाहता हूँ। बाकी सर नमस्कार हमारे पास सर। सब पूरा वीडियो। जी जी हाँ नमस्कार सर, मैं प्रबल कुछ प्रजापति। हाँ बस एक समय पे एक मिनट। हाँ नमस्कार सर, प्रबल प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ बताएं। जी जी सर, मैंने एक आरटीआई लगाई थी, एक ही आरटीआई 2 डिपार्टमेंट पे लगाई थी। विधायी विभाग है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे। ये दोनों आरटीआई इन्होंने फॉरवर्ड कर दी महिला एवं बाल विकास विभाग पे, और महिला एवं बाल विकास से जवाब आता है कि ये जानकारी हमारे यहाँ संधारित नहीं है। एक पॉइंट का देते हैं कि ये जानकारी होम मिनिस्ट्री के पास हो सकती है, दूसरा के जवाब देते हैं कि ये जानकारी विधि एवं कार्य विभाग के पास हो सकती है, और हमारे पास शून्य है। और इसको करके ये मेरे को रिप्लाई दे देते हैं, तो आगे मेरे को क्या करना चाहिए सर? तो उन्होंने हाँ सर जी प्रभु जी, मैं थोड़ा सा आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा माइक। हेलो, हाँ शैलेश गांधी जी, आप सुन पा रहे हैं? अब इनकी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये प्रबल प्रजापति जी ने आपसे सवाल किया है जी, क्या अनम्यूट करना पड़ेगा? इसमें कानूनी तौर पे 2-3 चीज हो सकती है। एक तो पहले पीआईओ ने गलत पीआईओ को भेजा, उसके लिए आप कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरे पीआईओ की जिम्मेवारी है कि वो आगे ट्रांसफर करे। मेरे हिसाब से आरटीआई वापस भेजना ये क्या है कि मेरे पास सूचना नहीं है, ये एक सरासर गलत है और गुनाह है। नहीं सर, वापस नहीं आई, ऑनलाइन किया था तो उसके रिप्लाई में ये जवाब दिए। वो वापस मतलब मैं वापस शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई आपको मना कर दिया गया और उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया ना। जी जी जी, उसके लिए मैं जिसने भी ट्रांसफर नहीं किया वो गलत है। या तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई हमें अंदाजा ही नहीं है कि सरकार में ये सूचना कहीं होगी या नहीं, या तो वो कह के बता दे। अदरवाइज उसको ट्रांसफर करना चाहिए। इवन पहले ही ट्रांसफर गलत हुई, दूसरे को ट्रांसफर करना चाहिए। ट्रांसफर की जिम्मेवारी क्लियरली पीआईओ पे है। जी सर, जैसे पहले ही क्वेश्चन था उसमें पॉइंट में बता देता हूँ कि जैसे है कि वर्ष 2015 से 18 तक आईपीसी की धारा 498A और 304B के तहत कुल कितनी शिकायतकर्ता महिलाओं की संख्या और कुल गिरफ्तारी महिलाओं की संख्या और महिलाओं की संख्या जिन्हें जेल भेजा गया, ये तो होम डिपार्टमेंट
जी सर, ये होम डिपार्टमेंट पे लगाया था और विधायी विभाग पे, दोनों पे लगाया था। तो में इसका डाटा बनता है जी एनआरसीबी बनता है जी एनआरसीबी के डाटा में ये दे दिए कि यहाँ से आपको फुल जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये और इनमें से कितनी निर्दोष सिद्ध हुई, यानी कुछ पॉइंट की जानकारी एनआरसीबी में केवल डाटा मिलेगा, जेल में कितनी रखी गई इस टाइप से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ महिला एवं बाल विकास के द्वारा कोई शून्य कर दिया गया, बोला इस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं है, हो सकता है ये जानकारी होम अफेयर्स वहां ट्रांसफर करना चाहिए था। जी जी, वो आपको ये जवाब नहीं दे सकते कि मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। जी जी, तो इसके लिए फर्स्ट अपील लगाऊं मैं। फर्स्ट अपील लगा के कमीशन, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शायद कुछ कर दे तो बहुत अच्छा है। कभी कभी करते भी है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की, भाई ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं तो फिर कमीशन में जाइए। सर ऑलरेडी जिस डिपार्टमेंट से आई है, जिसने इनको फॉरवर्ड की है, उस डिपार्टमेंट पे ही मैं आरटीआई लगाया था सर, कि जो ये बोल रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए ये जानकारी, और मैं आरटीआई उसी पे लगाया। हाँ, तो किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है या उसको समझ नहीं है, मगर मेरे हिसाब से बहुत इसका सिंपल नियम है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, अगर आपको लगता है सरकार में कहीं भी है तो आप ट्रांसफर कीजिए। अगर आपको लगता है सरकार में कहीं नहीं है या आपको पता ही नहीं है, तो ये जवाब दीजिए कि हमारे हिसाब से ये सरकार में कहीं भी जानकारी नहीं है। तो इसमें धारा 18 के तहत भी कंप्लेन कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं, जरूर जरूर कर सकते हैं सर। तो किस डिपार्टमेंट के पीआईओ पे करेंगे? कंप्लेंट तो कमीशन में करना पड़ेगा आपको। कंप्लेन कमीशन में करूंगा तो किसका आईडी लेकर करूं? कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स वाले में करूं कि कार्य एवं विधि विभाग? नहीं, जिसने भी ट्रांसफर नहीं की, आप सिंपल समझिए इसका, जिसने ट्रांसफर नहीं किया उस पर आप कंप्लेंट लगा दीजिए कमीशन में। जी, प्रभु जी इसमें कुछ अपना विचार रखना चाह रहे हैं? कि मुझे ये कहना है कि पहली बात तो कोई भी अगर एक्टिविज्म में करना चाहता है इस चीज़ों को, गवर्नमेंट में रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड सिस्टम, एक स्टैटिस्टिक्स पूछना है। तो स्टैटिस्टिक्स पूछना बोला तो यानी इसके आगे उस व्यक्ति को कुछ काम करना होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले थोड़ी सी बात ये पूछनी चाहिए थी कि सेक्शन 4(1)(a) के तहत वे क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरी जो बात है कि सेक्शन 4 में कहा गया है कि पब्लिश करना है कि रिकॉर्ड मेंटेन्स क्या क्या रिकॉर्ड वे इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं और किस ढंग से मेंटेन करते हैं। पहले ये बात पूछनी चाहिए। अभी उन्होंने अपनी इच्छाएं बताई कि कितने 498(a) में को दोषी पाया गया, नहीं दोषी पाया गया, इन्होंने बहुत कुछ पूछा है। तो इस ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए। हमारी इच्छा के हिसाब में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ये बात नहीं हो सकती है। पहले रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं ये थोड़ा सा जानकारी अगर लेते तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा आसानी पड़ेगी। बाद में इस चीज़ को रिसर्च करके वे कमीशन में बोल सकते हैं कि इस रिकॉर्ड को इस ढंग से मेंटेन करने की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में सेक्शन 4(1)(a) में कहा गया है कि रिकॉर्ड जो राइट टू इंफॉर्मेशन को सुविधा होने जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए। तो वे सजेशन कर सकते हैं कमीशन को कि 19(8) के तहत अगर कमीशन को लगता है कि ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस को चेंजेस होना चाहिए तो कमीशन ऑर्डर कर सकती है। ये मेरा एक सुझाव है। लेकिन हमारे दिल में हमारी इच्छाएं बहुत अच्छी है, कोई गलत बात नहीं है, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उस ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं क्या, नहीं होते हैं क्या, सरकार में रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन होते हैं कि नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी पहले लेकर अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सर। जी प्रभु जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं एनआरसीबी के डाटा के तहत, ये रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, लेकिन एनआरसीबी डाटा केवल एफआईआर का रिकॉर्ड मेंटेन है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास और होम अफेयर्स इनकी स्क्रीनिंग करती है, तभी ये कभी भी संसद में सवाल पूछे जाते हैं तब ये डाटा दे पाते हैं कि 96% का कन्विक्शन रेट है कि कितना परसेंट कन्विक्शन रेट। तो रिकॉर्ड ये ऑलरेडी मेंटेन हो रहे हैं, लेकिन बचने के लिए ये
कोशिश नहीं, करते जो भी हैं है, कि नहीं, एनआरसी भी मैं ये डाटा नहीं, का। देखिए प्रजापति जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं कि नहीं होते हैं। जी, संसद में जो सवाल किया जाता है उनके लिए रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, ये संसद की अथॉरिटी है। आरटीआई में क्या कहा जाता है कि उनके पास जो रिकॉर्ड है वो आपको देंगे, आपके लिए तैयार नहीं करेंगे। जी जी। आप याद रखिए, आरटीआई एक्ट में दो चीजें हैं। संसद में अगर कोई भी सवाल पूछते हैं उनके लिए रिकॉर्ड तैयार करके देना एक बंधनकारक है, वो प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है। लेकिन आरटीआई में कहा गया है कि रिकॉर्ड क्या मेंटेन किया गया है वो आपको मिलेगा, आपके लिए स्पेशल तैयारी करके देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में रूल में ये कहा गया है एनी रिकॉर्ड विच इज देयर एंड क्रिएटेड। अभी वो क्रिएटेड मतलब पीआईओ डिसाइड करेगा, देना है तो देगा, करेगा नहीं तो नहीं, ये रूल में है। लेकिन बहुत जगह में ये रूल में, बहुत स्टेट के रूल में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड क्या रखते हैं ये देखना जरूरी है। आरटीआई लोगों ने थोड़ी सी इसकी, अगर आप ऐसा अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछना भी आसान पड़ेगा, रिकॉर्ड निकालना भी आसान पड़ेगा और आपके आगे के काम के लिए काम आ जाएगा। ये मेरा सुझाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पूछा गलत है। जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब ये सेंट्रल का डाटा है तो मैक्सिमम तो डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल है, काफी ज्यादा अवेलेबल है। जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं है या जो मंशा रहती है डिपार्टमेंटों की छुपाने की, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, आप सामने वाले की मनसा मत सोचो। जैसे आरटीआई में कहा गया है कि एप्लीकेंट की मनसा नहीं सोचना है, आपने भी वो मनसा नहीं सोचना है, आपने सिर्फ रिकॉर्ड क्या है वही पूछना है। अगर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड सुधार के लिए आप कमीशन में जा सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। आई थिंक ये डिबेट सुधार के लिए सर एप्लीकेशन प्रभु जी, मैं अभी की बात को एक हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। जब धारा 4 की बात आती थी तो आपने इस बात पे अक्सर स्ट्रेस किया हुआ है कि विभाग को धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारी शेयर करनी चाहिए और फॉर्मेट में रखनी चाहिए, जिसमें कैटलॉग, ये सारी चीजें आती हैं, उसको तरीके से व्यवस्थित करना दे, मतलब कोई भी व्यक्ति कैसे भी आरटीआई जब लगाए तो उसको आसानी से दिया जा सके, ढूंढना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। जो एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा डाटा है, विभागों को चाहिए कि वो उसको, आज 15 साल से अधिक का समय हो रहा है आरटीआई कानून आए हुए, तो उस तरह से वो व्यवस्थित करें। क्योंकि धारा 4 में तो आप ही की बात है कि मतलब ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द इंफॉर्मेशन सो दैट द कॉमन सिटीजन कैन गेट एट एनी टाइम। तो ऐसा नहीं कि मतलब उसको अपन को अभी भी उनको 15 साल बाद ऐसा हो कि हमें बनाना पड़े, बार बार उसको क्रिएट करना पड़े। उनको उस फॉर्म में रखना चाहिए ना, उनको सिखाया जाना चाहिए। सरकार नहीं सिखा पा रही है तो ये गलत बात है। नहीं, शिवानंद जी, मैं आपकी बात में पूरी सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, यानी करना चाहिए या आगे की बात है, लेकिन हमको अभी के कायदे के हिसाब में क्या है, हम लोग लॉ के बारे में सोचें, हम इच्छाएं नहीं बात करें। लॉ कहता है कि जो अभी मेरे पास है मैं दे दूंगा। अगर लोगों को लगता है कि ये डेटा बहुत जरूरी है और इसको रिकॉर्ड में भी आना चाहिए, तो ये चीजें जो है कमीशन में आप बता के उसको ऑर्डर ले सकते हैं सेक्शन 19(8) के तहत, 8A के तहत। दूसरी मैं बात कहता हूँ, अभी देखिए, अभी अगर मैं अगर रहता तो मैं क्या करता कि मुझे ये बताइए सेक्शन 41B में आप 41B(16) लिखा है कि डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल और हेल्ड बाय इट reduced in a electronic form। मैं ये पूछता हूँ कि आपके पास अभी रिकॉर्ड क्या क्या है, क्या क्या हिसाब में आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मुझे फॉर्मेट बताइए। तो मैं ये फॉर्मेट, मैं बहुत जगह में ऐसे किया हूँ कि मैंने पूछा हूँ कि मुझे बताइए कि आप क्या फॉर्मेट में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मुझे ये चीज की जानकारी चाहिए। तब वे यू नीड टू प्लान आउट, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी खेलनी पड़ेगी। आप पहले पूछिए कि आप रिकॉर्ड क्या मेंटेन करते हैं, वो बताएंगे आपको ये फॉर्मेट में हमारे पास ये रजिस्टर है, हम ये फॉर्मेट में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये फॉर्म है हमारे पास, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको दिखा दिया जाएगा। दूसरी जो बात है, आप एक बार इंस्पेक्शन पूछिए आप क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो आपको सब फाइल सामने आ जाएंगे। फिर आप सोच सकते हैं कि इस रिकॉर्ड मेंटेनेंस में क्या खामियां हैं। इस खामियों के बारे में आप अगर कंप्लेंट करके कमीशन से आप बोल सकते हैं कि भाई सेक्शन 19(8) का आप इस्तेमाल करो और ऑर्डर करो, बिकॉज वो राइट्स भी है
19(8) अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राइट दी गई है कि कमीशन ऑर्डर कर सकता है कि ये आपको मैं बताता हूं। 19(8) में आप क्लियरली बता दिया गया है कि आप रिकॉर्ड रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है और इस रिकॉर्ड को इस ढंग से मेंटेन किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये प्लान ऑफ एक्शन के तहत से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। हमारे शिवानंद बीच में भैया, एक क्वेश्चन मेरा भी सर है। सर मैं भी पूछना चाहूंगा कि मैंने आरटीआई से यही रिकॉर्ड एक समय पे एक जन ही पूछे। हाँ जी जी हेलो हेलो हाँ, अभी जी एक जन कोई भी पूछे। हेलो जी जी एक जन ही बोले जो बोल रहे हैं हेलो, आप ही जी बोले सर, हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं कृष्णन पांडे रीवा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, किरणानंद पांडे जी, बिल्कुल आपने जी अपना जी नाम बता दिया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक किरणानंद पांडे जी एक लोक सूचना अधिकारी के सहायक हैं कमिश्नर कार्यालय रीवा में, और इनको कुछ डाउट्स आते हैं उसके बारे में। हमसे बोले, मैंने कहा था कि आप आइए इस मीटिंग में आए हुए हैं। हाँ जी, आप अपनी बात रखें। जी जी सर, कई बार क्या होता है कि सर डाक से आवेदन आते हैं लेकिन उनमें संलग्न स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा नहीं रहता है। तो उनको जानकारी की तैयारी कैसे बताएं कि जानकारी तैयार है, आप लेके ले जाएं, तो उसका वहन कौन करेगा सर? डाक व्यय का खर्चा कौन वहन करेगा? पांडे जी, इसका वहन जो है आप खुद करेंगे, आप मतलब आपका डिपार्टमेंट करेगा, विभाग। जी जी एक अलग परंपरा निकली है वहाँ पर लगता है को ये कहा जाता है कि वो अपने खर्चे एक लिफाफा दें और टिकट लगा के दें। जी जी एक्ट में ये सत्ता जो है वो टिकट लगा करके अपना लिफाफा देंगे और उसके बाद आप उसका रिप्लाई देंगे। जी सर। सर एक और प्रॉब्लम है सर जी, 10 रुपए दिए हैं अपीलकर्ता ने, जी जी वो 10 रुपए जो है आपके शासन में आ चुके हैं और उसी के तहत आप जो है वो एक तरह से आप शासन के पास पैसा आ गया है, आप जो है उसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो हेलो 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 एक सेकंड, आप लोग सभी इकट्ठा मत बोले कृपया। किरणानंद पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ, जी उनका डाउट आपका क्लियर हो गया क्या? इसमें नहीं नहीं सर, हेलो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करिए। हाँ हेलो जी बताएं। जी सर, कई बार क्या होता है कि जैसे आरटीआई आवेदनकर्ता को पैसे जमा करने के लिए, शुल्क जमा करने के लिए लेटर जारी होता है, फिर वो बाद में कहते हैं निरीक्षण करना है अपने को, तो वो उस दौरान में 30 दिन की वो जो हम लोगों की वो होती है कि नहीं 30 दिन में देना है, वो चीजें तो खत्म हो जाती हैं क्योंकि उस दौरान वो हो ही नहीं पाता है 30 दिन के अंदर अंदर। पांडे जी, इसमें मैं इसमें बताना चाहूंगा, इसमें पीआईओ अगर आपने समय रहते 30 दिन के अंदर आपने उनको सूचित कर दिया है कि भाई ये दस्तावेज है, आप इनका इतना पैसा बनता है, आप इतना पैसा जमा करिए, तो जानकारी ले लीजिए। तो पीआईओ ने तो अपनी ड्यूटी कर दी है, आपने एज अ लोक सूचना अधिकारी अपनी ड्यूटी कर दी है। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि नहीं हमें तो इंस्पेक्शन करना है और इंस्पेक्शन बाद में करना है, तो ये उनकी तरफ से होगा। इसका आयोग जब भी इस तरह की कार्रवाई करता है जहां हम लोग वॉल्यूशन देखते हैं आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं, ट्वीट कर रहा है उसे। मुझे जरा इसमें ऐड करना है। शिवानंद जी। जी सर, बिल्कुल स्वागत। मुझे ये कहना है कि ये अक्सर ये चीजें होती है कि एप्लीकेंट कुछ पीआईओ ने अगर उसकी जेरोक्स कॉपी करते हैं या फोटो कॉपी करना है, पीआईओ की जिम्मेदारी जब बनती है जब वो पैसे भरता है। पैसे भरने के बाद में फोटो कॉपी के शुरुआत करनी चाहिए, उसके पहले नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। समझो आरटीआई एप्लीकेंट ने 1 तारीख को आरटीआई एप्लीकेशन की और पीआईओ ने 3 तारीख को उसका जवाब दिया कि एप्लीकेंट को 200 रुपये भरने हैं और ये 200 रुपये भरने अगर समझो एप्लीकेंट 15 दिन 200 रुपये नहीं भरता है, यानी 15 दिन नहीं भरता है तो उतने 15 दिन कैलकुलेट नहीं होंगे। 15 दिन के बाद में भरता है तो भरने के बाद में 4था दिन कैलकुलेट होगा, तो पैसे भरने के बाद में बाकी के दिन कैलकुलेट होंगे। यानी 30 दिन में
जब आप जवाब देते हैं 3 दिन में, 30 दिन में 3 दिन निकल गए, 27 दिन बच गए। जब तक वो पैसे नहीं भरता है तब तक आपके दिन कैलकुलेट नहीं होंगे। पैसे भरने के बाद में उसका दिन कैलकुलेट होगा। अगर वो बताता है, प्लीज, मुझे लगता है बहुत लोगों ने अपने म्यूट कीजिए प्लीज, डिस्टर्ब होता है यहाँ। सर मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूं कि जब पैसे भरने के बाद में दिन कैलकुलेशन कीजिए। जो भी पीआईओ है, पीआई को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम यही बात बताते हैं कि आप पहले जेरोक्स करके मत रखिए। आपने करना है जब वो पैसे भरता है उसके बाद में जेरोक्स का काम चालू होगा, उसके बाद में दिन कैलकुलेट होंगे। तब आप जब अगर आपको इंस्पेक्शन पूछते हैं तो पैसे भर दिए तो वापस देने की कोई गरज नहीं है, आपने जेरोक्स करना है, दे देना है। अगर वो पैसे नहीं भरता है उसके बाद में अगर आप इंस्पेक्शन को बुलाते हैं तो उस दिन से फिर कैलकुलेट होगा। तो मुझे लगता है कि आरटीआई में बहुत ही वेरी क्लियरली है, पोस्टल डिले और एप्लीकेंट ने डिले करते हैं तो वो दिन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। एक सेकंड, किरणानंद जी का ये कहना था कि इन्होंने, जैसे इनके पास आरटीआई आया तो आरटीआई का इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया। इन्होंने कह दिया कि आपको 2000 पन्ने दिए जाएंगे, इसका चार्ज आपको 4000 रुपए लगेगा। अब एप्लीकेंट को जब वो पता चला उसने कहा नहीं भाई मुझे तो 2000 पन्ने नहीं चाहिए थे, आपने ज्यादा बता दिए, तो मैं इसका निरीक्षण करना चाहता हूँ। वो कर सकता तो है। अब हाँ जी सर बिल्कुल। तो अब इसमें ये है, इनका ये डाउट था कि जैसे वो निरीक्षण करेगा तो 30 डेज का वायोलेशन हो जाएगा। तो वही बात है कि इन्होंने पहला पत्र तो जारी कर दिया ना, जो पहला पत्र जारी कर दिया तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। जी बिल्कुल। वॉल्यूशन जो है, वॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अपील करता टाइम बाय किया है, तो इसमें है कि मुझे इंस्पेक्शन कराया जाए। आईओ ने तो अपना काम कर दिया है, समय सीमा में काम कर दिया है, वॉल्यूशन नहीं होगा। ओके थैंक्स। हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो। हाँ सर, एक चीज थी, हमें एक सवाल करना था। एक समय पे एक ही महानुभाव कृपया। हाँ हेलो। हाँ सर, मैंने जो हाथ खड़ा किया हुआ है, मेरा भी सुन लो क्वेश्चन। हाँ, जो हाथ खड़ा किए हुए हैं पहले वो बता दें, क्योंकि बहुत देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और उसकी क्या विधि है इस एक्ट में? जी अब आपका जब आपके सवाल का जवाब सर लोग देंगे। नहीं, इस बात का जवाब है कि पीआईओ, एपीआईओ और कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की पूरी विधि लिखी हुई है एक्ट में, पर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की कोई विधि भी नहीं लिखी, ना ही लिखा उसको कौन अपॉइंट करेगा। इस बात सुरेंद्र जी, पिछले बार भी इसकी चर्चा हो चुकी है। इस बात से स्वयं इंफॉर्मेशन कमीशन भी परेशान है कि आखिर प्रथम अपीली अधिकारी का क्या किया जाए। जी सर। नहीं, परेशानी की बात नहीं है इसमें सेक्शन 7-8 में धारा 3 में लिखा है कि उसको पीआईओ ही अपॉइंट करेगा, वो बताएगा कि कौन है। अब ये हो ही नहीं रहा। आत्मदीप जी जवाब देंगे। हाँ सर, आत्मदीप जी सर का स्वागत है। सर कब जुड़े हैं पता नहीं चला, लगता है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा रखा है। वो अनम्यूट करना पड़ेगा। आत्मदीप जी आपके इसमें अनम्यूट कीजिए। हाँ, उसको अनम्यूट कर लीजिए आप फिंगर से अपने मोबाइल में। वो जो क्रॉस लाइन दिख रहा है, क्रॉस लाइन दिख रहा है आपका, उसको फिंगर से आपको टच करना पड़ेगा। आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं क्या? जो आपका दिख रहा है वो ओप्पो के साइड में एक साउंड का, उसको क्रॉस लाइन वहाँ पे है, फिंगर से मोबाइल से कर रहे हैं तो उसको। जी हाँ, हो गया। हाँ हो गया। क्या सवाल था? ठीक से सुनाई नहीं दिया, अगर रिपीट कर सके। सर, प्रथम अपीली अधिकारी को कौन नियुक्त करता है, कैसे नियुक्त करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और प्रथम अपीली अधिकारी पर आयोग की कितनी पावर है,
आयोग क्या कर सकता है प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए, क्या कुछ कर पाएगा? देखिए, आरटीआई एक्ट में केवल इतना लिखा है कि लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। तो ये संबंधित विभागों ने ही कम से कम मध्य प्रदेश में तय किए हुए हैं कि कौन कौन अपीलीय अधिकारी होंगे उनके किस विभाग में। नहीं, ऐसा सरकार कौन होती, सरकार को तो पावर ही नहीं है इसको तय करने की। नहीं समझ में आ रहा है आवाज। सरकार को प्रथम अपीलीय अधिकारी तय करने की कोई पावर नहीं है। कहीं भी अधिनियम एक्ट में नहीं लिखा कि सरकार अपॉइंट करेगी, जैसे कि सरकार जो पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, पब्लिक अथॉरिटी का नाम दिया रहा है कि वो फर्स्ट जो एपीआई है उसको अपॉइंट करेगी। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के बारे में कुछ नहीं लिखा। सरकार को कोई पावर नहीं है अपॉइंट करने की। सिर्फ सेक्शन 7-8 में पीआईओ को बताया कि उसका सक्षम अधिकारी कौन सा है जिसके पास अपील लगेगी। सिर्फ पीआईओ को ही पावर है। ये सारा कुछ गलत हो रहा है और हम लोग ये सारा कुछ देख रहे होते हुए अपने आवेदन में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई आज तक इसके बारे में। मनोज जी, आप इस पर कमीशन को पूरी पावर है कि इसको रोक लगाए, पूरी पावर है। ये बताएगा नहीं कि उसका सक्षम अधिकारी कौन सा है। सरकार कैसे कर सकती है अपॉइंट, पता नहीं है। बताइए प्रभु सर कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो अपॉइंट किया जाता है, इट इज जनरली हर एक पब्लिक अथॉरिटी की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जीएडी को राइट्स दिए गए रहते हैं हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी से। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एमसी परमिट करता है जीएडी को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी किसको अपॉइंट किया जाए। इट इज एन इंटरनल अरेंजमेंट बाय द पब्लिक अथॉरिटी। एक्ट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने एक्ट में प्रोविजन दिए है कि वो पीआईओ से ऊपर का अधिकारी रहेगा। तो पीआई से जब ऊपर का अधिकारी रहेगा तो जीएडी तय करेगी, जीएडी डिसाइड करती है कि कौन फर्स्ट अपीलेट रहेगा एंड इट इज द आई थिंक दिस इज माय सुरेंद्र बैनर्जी। मिस्टर बैनर्जी, ये मेरा ओपिनियन है, आप इस ओपिनियन के विरोध में जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये मेरा ओपिनियन है कि जीएडी इज हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट करती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, और अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बराबर काम नहीं करता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बराबर काम नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर सर्विस रूल्स के हिसाब में वो एक्शन हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी ले सकती है। ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, जब सेक्शन 7-8 में लिखा हुआ है कि करेगा, बताएगा कि कौन है प्रथम अपीलीय अधिकारी। सरकार को तो कोई अधिकार नहीं दिया गया इसके बारे में। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। योर वॉइस इज फुल्ली क्रैकिंग। ये आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सरकार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जैसे कि पीआईओ और एपीआईओ को अपॉइंट करने का अधिकार पब्लिक अथॉरिटी को दिया गया है। सेक्शन 19 में इम्प्लॉयड अथॉरिटी है सरकार को कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को और हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करना। नहीं, अपॉइंट करना है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को किसको अपॉइंट करना है वो तो नहीं लिखा। हेलो 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 जी बताएं। हेलो। हाँ विकास जी बताइए।
आपकी आवाज सब सुन रहे हैं। जी सर नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। तो हमें ये जानकारी चाहिए थी सर। जी सर, हमने तहसीलदार महोदय जनसूचना अधिकारी से एक जानकारी प्राप्त की थी। हमने मांगा ये था कि पला खतौनी से किस आधार के तहत इनाम ट्रांसफर हुआ है। तो उनका जवाब ये आया था सर कि 1994 की फाइल हमारे पास उपलब्ध नहीं है और वह फाइल मुआफिक थाना में जमा हो गई है। आप वहां से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैडम मेरी मीटिंग चल रही है, तुम शोर डाल रहे हो। सुरेंद्र भनोत जी, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने माइक को हमेशा म्यूट करके कृपया रखा करें, यदि आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे वहाँ पे नाती वगैरह पोते जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। जी जी धन्यवाद। विकास जायसवाल जी, तो इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा सर हमें? आपकी रिकॉर्ड किस अथॉरिटी ने मना कर दिया कि वो अवेलेबल नहीं है? किसके पास आरटीआई लगाई थी आपने? वो तहसीलदार महोदय ने कहा है सर। रिकॉर्ड कहाँ पर है, क्या बता रहे हैं? जन सूचना अधिकारी तहसीलदार महोदय। हाँ, क्या बता रहे, रिकॉर्ड कहाँ वो पर कह है? रहे हैं मुआफिक थाना में जमा हो गई है 1994 फाइल। थाना में जमा हो गई है? मुआफिक थाना, मुआफिक थाना अभिलेखागार। वहाँ से अवेलेबल करवाएंगे वो रिकॉर्ड लेकर के। उसको 6 दिन में उनको अंतरित करना। लेकिन सर वो कह रहे हैं आप वहाँ पे चले जाइए, वहीं से आपको मिल पाएगी जानकारी, हमारे पास नहीं। इनको 6 दिन में इसको अंतरित करना था। और तो सर प्रथम अपने अधिकारी को भी हमें पास लिखा। नॉलेज में है कि ये रिकॉर्ड दूसरी जगह मौजूद है, तो उनको ये 6 दिन में इसको अंतरित करना चाहिए। हाँ हेलो, आप उसमें कह रहे हैं आप खुद चले जाइए, हमारे पास नहीं, यहाँ से हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप उसमें प्रथम अपील अधिकारी के पास लगाइए उसमें कि इन्होंने 6 दिन का। और प्रथम अपील के पास हमने भी गया। हाँ, फिर नहीं सर, हम उनके पास भी गए, प्रथम अपील के अधिकारी के पास। हाँ, फिर तो सामने पर उनसे बात भी हुई, वो भी ये भी जवाब पा के उन्होंने कहा कि आप, इन्होंने सही जवाब लिखा है, आप वहीं पे चले जाइए। ठीक है, आप अपना आवेदन दीजिए प्रथम अपील अधिकारी के पास कि इन्होंने गलत किया है। 6 दिन के तहत मेरा आवेदन इनको, अगर इनको मालूम है कि इनकी नॉलेज में है कि इस दफ्तर के रिकॉर्ड आपने उसी दफ्तर में लगाए ना जहाँ पे रिकॉर्ड थे, कोई गलत दफ्तर में आपने दफ्तर में अगर अपने रिकॉर्ड किसी और दफ्तर में दे दिए हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप रिकॉर्ड के पीछे पीछे घूमेंगे। पीआईओ का काम है, उसको करेंगे और आप उनको ये लिखिए कि ये एक विधि विरुद्ध फैसला इन्होंने लिया है, पीआईओ ने गलत काम किया है और 6 दिन के तहत इनको मेरा आवेदन अंतरित करना था। यहाँ इन्होंने 6 दिन का उल्लंघन किया है, इसके चलते जो है इन्होंने देर से जानकारी दी है, धारा 7(1) का भी उल्लंघन किया है। और इस तरह से आप एक आवेदन दीजिए प्रथम अपील अधिकारी को, और उसके बाद अगर प्रथम अपील अधिकारी उसमें कोई आदेश नहीं देते हैं तो आप राज्य सूचना आयोग में फिर आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं यहाँ पर अपील। एक क्वेश्चन मेरा सर। हेलो, और सर एक जानकारी और चाहिए सर। हेलो जी सर, एक जानकारी सर और चाहिए थी हमें। बताइए। जी सर, हेलो। हाँ बताइए बताइए विकास जी, आप हेलो हेलो मत बोलिए, आप सबको आप। हाँ सर, एक जानकारी सर और चाहिए थी सर। एक हमारा जमीन का सर मैटर चल रहा था, तो उसमें सर सरकारी जो स्कूल था उन्होंने जमीन को अधिग्रहित कर लिया।